नमस्कार, मैं निशांत कुमार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास टेंथ क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे इस वीडियो में। मतलब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे, क्योंकि हम 1, 2 और 3 वाले जो वीडियो है वो हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आप के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे बात करेंगे। तो जो आदमी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आने वाली है। तो हम उनसे बोलेंगे कि पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है से फिर इस आपको आप देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी बात यह भी कहना चाहेंगे कि जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप उस वीडियो को अगर बीच बीच में देखते रहेंगे तो आपका बैकअप बना हुआ रहेगा। और इससे में क्या होगा कि जो हम बात करेंगे यहाँ पर वीडियो में, जो भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसे समीकरण, द्विघात समीकरण, मूल के बारे में बात करेंगे, शून्यक का तो यहाँ पर चर्चा नहीं होगा। फिर इसके हल करने की विधि के बारे में बात करेंगे, तो वो सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप जो इंट्रोडक्शन वाला 2 ठो वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप ज़रूर करें। 1 दिन 2 दिन जब भी हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, तो आप उस आधा घंटे समय को जो है से आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में लगाइए। उसके बाद यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं तो आप, ऐसी बात नहीं है कि इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा चाहे एनसीईआरटी बुक से मिलेगा तभी आप कर सकते हैं, भारती वन किताब से भी कर सकते हैं, आर डी शर्मा से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए हम आप लोग से फिर से कहेंगे कि आप लोग उस पार्ट 1, पार्ट 2 वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद डिफिनेटली सभी आदमी कीजिए। सबको बेनिफिट है इससे। आप ऐसा बोला कि सर कहें क्यों बार बार कर रहे हैं, इससे आपका फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है। और यदि आप वह करते हैं तो आपके लिए चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हम फिर कहेंगे कि उसको देखिए आप। और हाँ, वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग का व्यूज आता है, क्योंकि व्यूज लगभग 100 से ऊपर आ जाता है और लाइक्स कितना रहता है, 20-25 रहता है। तो आप लोग देख लेते हैं और लाइक्स नहीं करते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए। यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक्स किया कीजिए, क्योंकि आपको यदि कुछ फ्री में मिल रहा है तो आपको बस दबाने में क्या जाता है, उसको दबा दिया कीजिए। आइए हम लोग 4, 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत, हम क्रमागत के बारे में बातचीत कर चुके थे। क्रमागत के मतलब होता है, इंग्लिश में होता है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो क्रमागत का मतलब भी होता है लगातार। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिनका वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक जो है से माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक होना चाहिए वो धनात्मक मतलब वो प्लस वाला होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होने वाला है? तो लगातार है, लगातार। जैसे कि एक के बाद क्या आता है? 2। तो x, अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसके आगे वाला, जैसे एक में एक जोड़े हैं तब 2 है, तो यहाँ पर एक, अगर ये x धनात्मक पूर्णांक है तो यदि x में अगर एक जोड़ देंगे तो इसके अगला वाला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो इसका और इसका वर्ग का योग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर का, सम ऑफ स्क्वायर मतलब दोनों, इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग करके जोड़ देने पर वह 365 के बराबर हो जाता है, 365 के बराबर हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए हम इसको, ये आप सिर्फ समझिए कि एक धनात्मक पूर्णांक जिसके पीछे माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, क्रमागत, क्रमागत मतलब कॉन्सिक्यूटिव, लगातार। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक
कितना हो जाएगा, x+1 है। अगर एगो x है तो लगातार है, लगातार एगो x है तो दूसरा उसमें एक जोड़ देंगे तब प्राप्त होगा, तो एगो x था दूसरा x+1। प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या है कि इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग। देखो, जिनके वर्गों का योग, योग का वर्ग नहीं, वर्गों का योग मतलब इसका स्क्वायर का सम, इसके वर्ग का योग। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा x² प्लस में x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो 365। तो यहाँ पर आप x का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आप सबको पता है x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस में b² प्लस में 2ab पर बैठाइए। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर में 365। तो यहाँ पर आपका आ गया x² प्लस में x² प्लस में 1 प्लस में 2x, क्योंकि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा बराबर में 365। अब ये x² और ये x² मिल करके आ गया आपका 2x² और प्लस में 1 प्लस में 2x, ये 365 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -365 बराबर 0। देखिए चल 365। अब 2x² और ये प्लस में 2x और ये -365 और प्लस 1 सब माइनस प्लस माइनस, तो 365 में से एक घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 364, और चिन्ह बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर 365 है और इसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस बराबर 0। अब दो यहाँ से यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x² प्लस में x माइनस में 2 1 2, 1 6 2 8 16, 2 182 बराबर 0। यानी कि आपको हम इस चीज को मिटा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब आपको उसी तरह सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या ले जिसको हम गुना करें तो -182 और जोड़ दे तो +1, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाना चाहिए। तो हम इसके लिए जिनको पता है वो तो आसानी से कैलकुलेट माइंड में ही कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। 182 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 91, और 7 से कीजिएगा तो यहाँ पर 13, और 13 से कर दीजिएगा तो 1। अब आप क्या कीजिए कि इस 2 और 7 को गुना कर लीजिए, तो 2 और 7 को गुना कर लेते हैं तो 14, और एक आपके पास बच गया 13। तो जब आप 14 और 13 को गुना कीजिएगा तो 182 आएगा ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक, तो 14 और 13 को जब गुना किए तो 182 आया। इसका मतलब यदि हम -13 से कर देते हैं तो -182 हो जाएगा, और 14 प्लस -13 को जोड़ने पर तो 14 प्लस -13 बराबर +1। यानी कि 14 और 13 ही वह नंबर है जिसको गुना करने पर -182 और जोड़ने पर 1। इसलिए इस चीज को हम इसके रूप में तोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। हार्ड नहीं है, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है, इसलिए हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर माइंड पे प्रेशर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यदि x कॉमन ले लिए तो x प्लस में 14, यहाँ पर -13 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए प्लस यहाँ पर 14 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस में 14, और यदि यहाँ से आप x प्लस 14 निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है x माइनस में 13 बराबर 0।
हम इस अभाज्य गुणनखंड को मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। यदि नहीं समझते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर कहीं पर रफ कॉपी में पहले उतार लिया कीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, अतः ये 0 जो होगा इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, 0 इसके भी बराबर, 0 इसके भी बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। अब देखो, हम धनात्मक पूर्णांक माने थे x, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक आ गया -14। इसका मतलब कि ये x का मान हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पूर्णांक कैसा माने हैं, तो देख लो धनात्मक माने हैं, इसलिए x का मान हम 14 नहीं ले सकते हैं। अर्थात मेरे लिए x का मान यहाँ पर क्या होगा, 13। तो देख लीजिए, बस हम 2 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको देखिए, समझिए। वीडियो को नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो या तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, हम थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को मिटाएंगे अभी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, हम मिटा रहे हैं अभी। चलिए चलिए मिटा। चलिए अब हम माने थे कि हमको क्या था, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या था, x। तो बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर यहाँ पर क्या माने थे हम लोग, x प्लस में 1, तो बराबर में 13 प्लस में 1 बराबर 14। हो गया कंप्लीट। देख लीजिए एक बार, यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और यदि उससे में भी नहीं कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पर्सनली बता सकते हैं, 7042550344। देख, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके जरूर देखिए, और हाँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को भी आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, बहुत मेन है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन, 5 का सलूशन, ये 5 नंबर है। चलिए 5 नंबर में है कि एक समकोण त्रिभुज, भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है, अभी तो हम त्रिभुज पढ़ाए नहीं है, ऐसे जिस दिन हम त्रिभुज पढ़ाएंगे उस दिन आपको पूरा ऑल डिटेल्स दिया जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, देखिए त्रिकोण के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, उसमें से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बेस्ड एंगल, कोण के आधार पर, तो यहाँ पर कोण के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार का, तो उसमें से एक त्रिभुज जो है वह समकोण है। समकोण क्या होता है, देखो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण, इंग्लिश में राइट ट्रायंगल कहा जाता है। राइट ट्रायंगल, वैसे कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई, ये हम मान लेते हैं हम थीटा उटा मत समझिए, ये 90 डिग्री, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये ऊंचाई मान लिए, ये आपका हम आधार मान लिए, और ये हम कर्व थीटा इसको मान ही लीजिए, इसको हम मान लेते हैं कर्व थीटा। अभी बस समझिए थीटा है, क्योंकि जिनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पढ़ा चुके हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये ऊंचाई, ये आधार और ये कर्व, इतना कम से कम पहले फिलहाल समझिए। तो ऊंचाई जो है इसका देख सकते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई
आधार से, ये आधार जितना भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है। तो मान लेते हैं कि आधार x है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम कौन है ऊंचाई, तो ये हो गया x माइनस 7। वेरी सिंपल। इसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका आधार अगर x मान लिए तो x में से 7 घटा देंगे तो ये इसका ऊंचाई निकल जाएगा। और कर्ण जो है, यदि कर्ण 13 हो, कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, मतलब अन्य दो भुजाएं मतलब ऊंचाई और आधार आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, माना कि आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ये यदि x है तो ये x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 कम है। प्रश्नानुसार देख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या है कि हम एक थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रेमेसे बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब लंब मतलब कि ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका कितना है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x का वर्ग बराबर 13, कर्ण कितना है तो 13, इसलिए यहाँ पर 13 का वर्ग। अब x माइनस 7 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा कि x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और माइनस है माइनस 2ab, तो 2a के जगह पर x और b के जगह पर 7, प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुने में 13, जब गुना आप कीजिएगा तो 169 आएगा। आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर अब आपको x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14, इस दोनों को गुना कर ले तो 14, और 14 को x से गुना करेंगे तो माइनस 14x प्लस x स्क्वायर बराबर 169। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर माइनस 14x को इधर कर दी है माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर 0। अब हम इस पार्ट को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे करके। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि 2 यहाँ से हम कॉमन, सॉरी अभी एक लाइन और, आपके पास बच गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 और माइनस 169 घटा लीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा तो 9 में से 9 घटाइएगा तो 0, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 और 1 का 1। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा नंबर का है, बड़ा नंबर का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस 120 बराबर 0। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस 2 से सॉरी ये 2, अब आपके पास बचा है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 इसलिए हट जाता है क्योंकि 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग, तो 0 बटा यदि आप 2 करते हैं तो आपको कैलकुलेट होकर के 0 ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 को हटा दिए। अब आपको उसी तरह से वह संख्या 2 संख्या खोजना है जिसको हम गुना करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा।
तो हमें पता है, हम डायरेक्ट बता देते हैं यहाँ पर, आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देखो -7x है ना, तो -12 गुने में 5 तो कितना हो गया -60, आ गया -60, और -12 और +5, यदि इस दोनों को गुना किए तो यहाँ पर -60 आ गया, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 घटाइएगा तो 7, और चिन्ह बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर 5 है, ये 12 तो 12 है, 12 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर -7। तो वही दो संख्या है, -12 और 5 ही वह दो संख्या है जिसको गुना करने पर -60 आता है और जोड़ देने पर -7x। तो हम इसको यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं कि x² -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। अब आप यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं तो x -12 प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं तो x -12 बराबर 0। तो यहाँ पर ये x -12, यहाँ पर x -12, इसलिए ये कॉमन हो जाएगा x -12, और यहाँ पर यदि x -12 निकल चुका है तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है x, फिर प्लस, और फिर x -12 निकल चुका है, क्या बचा हुआ है 5 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हो जाएगा अतः x -12 बराबर 0 या x + 5 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12, या x बराबर इधर प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5। तो ये आपका x का दो मान निकल चुका है, 12 और -5। तो हमें क्या निकालना कि अब त्रिभुज का जो साइड था, समकोण त्रिभुज जो हम माने थे, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का जो भुजा होगा वह माइनस में तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम माइनस को नेग्लिजिबल करेंगे, छोड़ देंगे उसको, उसे इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे। तो x बराबर 12 लेने पर, जब x बराबर 12 लेते हैं, ये माइनस में है और त्रिभुज का साइड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम -5 को छोड़ देंगे। अभी हम बात करेंगे x बराबर 12 पर। आइए अब क्या करेंगे कि हम 2 लाइन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इसको या तो उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम इस पूरे पार्ट को इरेज करेंगे। अभी देख लीजिए एक बार, हम बस 2 सेकेंड के लिए छोड़ रहे हैं आपको। देख लीजिए, चलिए मिटा रहे हैं हम। आधार बराबर हम क्या माने थे, देख लीजिए पहला लाइन, आधार बराबर हम माने थे अर्थात आधार बराबर हम क्या माने थे, आप देखिए x माने थे, तो x के बराबर हम क्या लिए 12, क्योंकि माइनस तो हम ले नहीं सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर आपका हम क्या माने थे कि x -7, तो x कितना है 12, तो 12 - 7 बराबर 5। तो आधार आपका निकल गया 12 और ऊंचाई निकल गया 5, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर अभी कौन कौन देखे, 4 देखे और 5 देखे। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा प्ले करके जरूर देखिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कल हम लोग 4.3 को देखने वाले हैं, इसलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम देख लेते हैं। आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके उतार लीजिए, मिटाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, का सॉल्यूशन, 6 का सॉल्यूशन में हम लोग देखने वाले हैं कि एक कुटीर उद्योग मतलब कोई इंडस्ट्री समझो। कुटीर उद्योग एक प्रकार का उद्योग है, कंपनी है, कारखाना है, इंडस्ट्री है।
एक उद्योग इंडस्ट्री है एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, वहां पर एक दिन में कुछ बर्तन बनता है। अब वह बर्तन की संख्या 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वह हमें नहीं पता है। एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है जहाँ पे बर्तन बनता है और वह बर्तन की संख्या वह कितना बनाता है यह मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अभी आगे बढ़िए। एक करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब किसी दिन निश्चित दिन जब देखा तो प्रत्येक नग आप लोग समझते होंगे, नग की निर्माण लागत, मतलब उसके बनाने में क्या कीमत लगता है, निर्माण लागत जो है, एक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, जैसे कि एक नग जो बना, समझो ये कोई चीज बना, उसको बनाने में जो कीमत लगा वह उसी दिन, जैसे अगर आज अगर देखा जाए तो अगर एक हम मान लो कि एक कंपनी है, आज यहाँ पर कुछ बर्तन बनाया सपोज, तो एक बर्तन का कीमत उसका निर्माण लागत एक का कीमत, सिर्फ एक का कीमत आज जितना बर्तन बना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या आज जितना बर्तन बना उसके दुगने से 3 अधिक है। आज अगर 10 बना तो इसका दुगना और उससे 3 अधिक। आज यदि x बना, हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं कि आज बर्तन की संख्या, नग की संख्या x बना है, आज नग की संख्या x बना है, तो इसके दुगने से 3 अधिक एक नग के निर्माण लागत है। एक नग की निर्माण लागत कितना है, तो जितना आज नग बना उसके दुगना, तो मान लेते हैं कि आज x बना तो इसका दुगना तो 2x, और इससे 3 अधिक 3 यहाँ पर 3 अधिक तो +3, यानी कि एक नग का निर्माण लागत 2x + 3 है और बने हुए खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं कि आज x बना तो इसका दुगना 2x + 3 इसका निर्माण लागत है। अब यह x कितना खिलौना बना, 5 बना कि 20 बना कि 50, वो तो हमें पता नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में बर्तनों की संख्या, कितना बर्तन बना मतलब कि x निकालना है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। उस बर्तन में यदि कोई नग लगाया गया है तो उस नग में कितना कीमत लगा बनाने में, उसका कीमत निकालना, कॉस्ट निकालना, इसका प्राइस क्या होने वाला है वो निकालना है। तो अगर x बना तो इसका निर्माण लागत कितना है, x का दुगना यानी 2x और प्लस में 3 अधिक। अब इस चीज को हम स्टेटमेंट में समझेंगे, लिखेंगे माना कि बना एक दिन में, माना कि एक विशेष दिन, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो एक नग का, एक देख सकते हैं, एक निर्माण लागे बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, दुगने से, तो नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत कितना है, कीमत आपका प्रत्येक नग की कीमत कितना है। यदि अगर x खिलौना बनता है तो इसका दुगना कर दीजिए 2x और उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो बराबर होने वाला है आपके 2x प्लस में 3। ये प्रश्न के अनुसार अब देखिए, अगर एक कंपनी अगर 10 खिलौना बनाता है, 10 खिलौना बनाया, 10 टॉयज बनाया, एक टॉयज का कीमत है 5 रुपया, तो 10 कीमत का कितना हो जाए, तो 10 × 5 बराबर में 50 रुपया। तो अगर यह एक कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वह x बर्तन बनाया और एक का कीमत आपका कितना नग का दिया हुआ है कि 2x प्लस में 3 नग का कीमत लगता है, तो इसमें उसका टोटल कीमत लगता है, टोटल जो उसका लागत लग रहा है वह 90 रुपया लग रहा है उसको निर्माण करने में। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि बनाए गए बर्तनों की संख्या x
और इसका एक नग में लगा हुआ कीमत कितना है एक्स, और इधर 2x + 3 दुगना प्लस में 3। अब यह कितना बर्तन बना और उसमें कितना एक नग का कीमत ये आपका दिया हुआ है, और जितना बर्तन बना उतना नग, तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो हमको 90 रुपया लगता है। तो बस इसी को आप हम सॉल्व कर लेंगे। यदि ये मेरा सॉल्व हो गया तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x², x को 2x से करेंगे तो 2x², 2x से करें तो 2x², फिर x को 3 से करें तो 3x, 90 इधर प्लस में, इधर आएगा तो -90 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पर 90 रुपया ही लग रहा है। और कितना खिलौना बना वो है और एक नग का कीमत ये है, सबको गुना कर देंगे तो टोटल उसका पैसा 90 रुपया लग रहा है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बर्तन की संख्या, कितना वह उद्योग उस दिन कंपनी जो है तो बर्तन बनाया, और एक नग का कीमत क्या था। तो यदि हम x का मान निकाल लेते हैं तो मेरा हर चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम पहले यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप याद कीजिए कि हम बताए थे कि यदि x² के बगल में वह कोई भी संख्या हो तो इस दोनों को हम गुना करेंगे। पहले x² के बगल में यदि कोई संख्या हो तो उस संख्या को इससे हम गुना करते हैं। तो हम यदि इसको इससे गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए गुना करते हैं तो 90 -90 -90 गुने में 2 बराबर -180। अब आपको वह संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर -180 आ जाए और जोड़ने पर +3 आ जाए। तो जिनको पता है वो तो तुरंत माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेट, जिनको नहीं पता है वह -180 नहीं, सिर्फ 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और देखिए निकालिए कितना आता है। 2 से कीजिएगा तो ये 90, 2 से कीजिएगा 45, 3 से कर दीजिएगा तो 15, 3 से कर देंगे तो 5, और 5 से कर देंगे तो 1। अब आप इसको एक साथ गुना कर लीजिए, 2 गुने 3 को एक साथ, और 5 गुने 3 को एक साथ कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तब 12 और 5 तिहाई 15, तब -15 कर लीजिए, +15 और -12। तो -12 15, 15 12 को गुना कीजिएगा तो 180। अब यहाँ पर प्लस माइनस -180 हो गया, और -12 और +15 कीजिएगा तो प्लस माइनस तो 15 में से 12 घटा लीजिएगा तो 3, और साइन बड़ा नंबर 15, इसका चिन्ह प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस। यानी कि यही दो नंबर है, यही दो नंबर, मतलब यह कौन दो नंबर, तो -12 और +15 ही वह दो नंबर है जिसको गुना करने पर -180 और जोड़ने पर +3 आएगा। तो हम इस 3x को इसके रूप में तोड़ेंगे। 2x², उसके बाद +15x -12x -90 बराबर 0। या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2x² और पहले लिख देते हैं -12x + 15x -90 बराबर 0। बस थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं आप। तो 2x यदि कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x -6, अब प्लस यहाँ पर 15 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 कॉमन ले लेते हैं तो x -6 बराबर 0। अब आगे देखिए, इस चीज को हम मिटा रहे थोड़ा सा। आइए, अब यहाँ पर आप x -6 यहाँ भी है और x -6 यहाँ भी है, तो आप यहाँ पर x -6 कॉमन ले सकते हैं, तो x -6 हो गया। इधर क्या बच गया, तो 2x और प्लस में 15, तो यहाँ पर हो गया 2x + 15 और बराबर में क्या था 0, तो बराबर में 0। अब ये 0 जो है वह इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x -6 बराबर 0 या 2x + 15 बराबर 0। देयरफॉर x बराबर इधर 6, इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में, या 2x बराबर प्लस में 15 था, इधर आया तो -15, इसीलिए x बराबर -15/2। तो एक x का मान आपका +6 और एक x का मान -15/2। तो अब बर्तन की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता है,
या फिर कीमत भी माइनस में तो नहीं हो सकता है, या फिर भिन्न में भी है तो भिन्न में भी तो बर्तन की संख्या नहीं हो सकता है और नहीं कीमत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इग्नोर करेंगे, मतलब x बराबर -15/2 छोड़ने पर, और या फिर यूँ लिख सकते हैं कि x बराबर 6 लेने पर। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात बर्तनों की संख्या हम कितना माने थे x, तो बराबर x के बराबर यहाँ पर कितना है 6 बर्तन, और नग का कीमत बराबर था 2x प्लस में 3 बराबर 2 गुने में x की जगह पर 6 प्लस में 3, तो बराबर 6 दूनी 12 और प्लस 3 बराबर 15, यानी नग का कीमत 15 और बर्तन की संख्या कितना हो गया 6। यहाँ पर रुपीज का साइन लगा लीजिएगा, नग की कीमत जहाँ होगा वहाँ पर आप रुपीज का साइन जरूर लगाएंगे। चलिए, आपका इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।